हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस फॉर व्हीट। लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। व्हीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली है इसकी पोएसी या फिर ग्रामिनी भी बोलते हैं और इसका ओरिजिन हुआ है साउथ वेस्ट एशिया में। तो व्हीट डब्ल्यू से शुरू होता है तो डब्ल्यू से वेस्ट याद रखना है, यानी साउथ वेस्ट एशिया। फिर इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 24 और इसको किंग ऑफ सीरियल्स ही बोलते हैं। व्हीट इज़ नोन एज किंग ऑफ सीरियल्स। व्हीट में जो प्रोटीन होता है उसको ग्लूटेन बोलते हैं और ये बेकिंग क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और व्हीट का जो प्रोटीन होता है वो किस में रिच होता है? ये रिच होता है नाइसिन एंड थायमिन। नाइसिन थायमिन जो है ये अमीनो एसिड्स हैं। इन अमीनो एसिड्स में व्हीट प्रोटीन रिच होता है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन। व्हीट में भी ड्वार्फनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ड्वार्फनेस के लिए जो सोर्स हैं वो 3 सोर्स हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉरेन टैन। नॉरेन टैन एक जापानीज़ वैरायटी है जिसको एनी बॉर्लॉग ने आइसोलेट करा था 1960 में मैक्सिको से। नॉरेन टैन के अलावा है टॉम थम जो कि तिब्बत की वैरायटी है। उसके अलावा है नेक्स्ट है ऑल्सीन ड्वार्फ जो कि साउथ रोडेशिया की वैरायटी है। तो नॉरेन टैन, टॉम थम, ओल्सीन ड्वार्फ, ये 3 जो हैं ड्वार्फिंग सोर्स हैं व्हीट के। व्हीट का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 40 ग्राम। टेस्ट वेट यानी 1000 ग्राम सीड्स का वेट। हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है वो होता है 40 to 45%। अब बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन की कि इंडिया में व्हीट का एरिया कितना है, प्रोडक्शन कितना है। तो एरिया की बात करें तो एरिया सबसे ज़्यादा है यूपी में, फिर है मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। लेकिन प्रोडक्शन में भी क्या है कि यूपी के बाद पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है और प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट है पंजाब। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। अब हम व्हीट को उसके जीनोमिक कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है डिप्लॉयड सीरीज़ जिनका क्रोमोसोम होता है 14। इसके बाद नेक्स्ट है टेट्राप्लॉयड सीरीज़, इनका क्रोमोसोम होता है 28। और लास्ट है हेक्साप्लॉयड सीरीज़, इनका क्रोमोसोम होता है 42। जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका क्रोमोसोम 42 होता है, तो वो हेक्साप्लॉयड स्पीशीज़ है। अब 1 by 1 देखते हैं। पहले देखते हैं डिप्लॉयड सीरीज़ में। डिप्लॉयड सीरीज़ में हमारे पास 2 स्पीशीज़ आती हैं, ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड ट्रिटिकम एजिलोप्लॉइड्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो टेट्राप्लॉइड सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राप्लॉइड सीरीज़ जिनका क्रोमोसोम 28 होता है, इसमें हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं, 3 स्पीशीज़ हैं। पहला है इमरवीट। इमरवीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम। ये बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और ये उपमा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उपमा बेसिकली एक साउथ इंडियन डिश है, ये इमर व्हीट से प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है मैक्रोनी व्हीट जिसको ड्यूरम व्हीट भी बोलते हैं, इससे मैक्रोनी बनती है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम। और बेसिकली ये जो व्हीट है ये ड्राउट कंडीशन में जब ड्राइनेस आ जाती है तब ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है और ये बेसिकली सेंट्रल और साउथ इंडियन कंडीशंस में ही ग्रो होता है और ये बेस्ट होता है फॉर मेकिंग सैमोलिना। सैमोलिना क्या होता है? सूजी। जो सूजी होती है उसको बनाने के लिए मैक्रोनी और ड्यूरम व्हीट यूज़ होता है और इसी से मैक्रोनी भी प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड है पोलार्ड व्हीट। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम टर्जिडम। पोलार्ड व्हीट बेसिकली इसको कोन व्हीट और इंग्लिश व्हीट बोलते हैं। इंग्लिश व्हीट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूएस में ग्रो होता है ज़्यादातर। और कोन व्हीट क्यों बोलते हैं पोलार्ड व्हीट को? क्योंकि इसमें क्या होता है 4 साइडेड कॉम्पैक्ट ऑन स्पाइक्स होते हैं। इसमें जो स्पाइक्स होती है उसमें 4 कॉम्पैक्ट साइड्स बनी होती हैं, तो इट लुक लाइक अ कोन, तो दैट इज़ वाई पोलार्ड व्हीट नोन एज कोन व्हीट। अब नेक्स्ट है हेक्साप्लॉइड सीरीज़ में जिसका क्रोमोसोम 42 होता है। इसमें हमारे अगेन 2 स्पीशीज़ आती हैं। पहला है कॉमन ब्रैड व्हीट जिसको मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है यही, अराउंड 87% जो ग्रोइंग एरिया है इंडिया में वो कॉमन ब्रैड व्हीट का है। इसका साइंटिफिक नेम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रिटिकम एस्टिवम और ये मेनली इंट्रोड्यूस्ड करा था नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने
और ये रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जो एट द टाइम ऑफ 1960s में हुई थी, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है इंडियन ड्वार्फ वीट। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम स्फीरोकोकम। वैसे तो ये इंडियन ड्वार्फ वीट है, तो ये इंडिया में ग्रो होता है, पर ये बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में ग्रो होता है। इंडिया और पाकिस्तान के जो लिमिटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रो होता है। एंड इट हैविंग अ कॉम्पैक्ट हेड एंड अ शॉर्ट ग्रेन। अब हम बात करते हैं वीट की कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की। सबसे पहले तो हम नॉरेन 10 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ड्वार्फिंग इफेक्ट क्रिएट करती है और ये ड्वार्फ वेराइटी है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़। तो जो वीट की सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं उसमें एग्जांपल्स हैं लरमा राजू 64A, सुजाता, गिरिजा, सोनालिका। इसके बाद डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ में आता है कल्याण सोना, सोनारा 64, HD 2009 जिसको अर्जुन बोलते हैं, HD 2329, जनक प्रताप। और ट्रिपल जीन वेराइटीज़ के नाम बहुत सिंपल हैं, इसमें हीरा मोती, ज्वार ज्योति, लाल बादशाह, ये सब आता है। म्यूटेंट वेराइटीज़ में जो वेराइटीज़ आती हैं जो कि IARI दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने रिलीज़ करी है, उसमें है शरबती और पूसा लरमा। इसके अलावा जो अदर वेराइटीज़ आती हैं उसमें आता है लोक वन बेसिकली लेट सोइंग वेराइटी है। इसके अलावा नेक्स्ट है C306, ये बेसिकली इसमें ग्लूटेन कंटेंट अच्छा होता है और ये चपाती बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है PBW 502 राज 3765, राज 4037, राज 3077। ये सारी वीट की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब बात करते हैं मार्फोलॉजी की। वीट की मार्फोलॉजी की बात करें तो वीट में इंपॉर्टेंट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं इन्फ्लोरेसेंस। वीट की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? बोटानिकली इट इज़ नोन एज स्पाइक। इसके अलावा ईयर और हेड भी बोलते हैं। वीट में रैकेट्स प्रेजेंस होता है। रैकेट्स क्या होता है? फिगर में आप देख सकते हैं, जब वीट में ग्रेन फिलिंग होने लगता है तो ग्रेन जो होते हैं वो ग्रेन्स के बीच में एक जिगजैग एक्सेस प्रेजेंट होती है सेंटर में, जिसको रैकेट्स बोलते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लेमा और पेलिया से क्लोज्ड होते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं लेमा पेलिया। और उसके बाद जो ऑन्स होते हैं वो क्या होते हैं? जब लेमा बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगता है वो ऑन्स की फॉर्म ले लेते हैं। ऑन्स आर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लेमा, और ऑन्स जो होते हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद के फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? जो उसकी ग्रेन्स या उसके सीड्स होते हैं उनको हम बोटानिकली बोलते हैं कैरियोप्सिस। और वीट का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 40 ग्राम। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्लाइमेट। वीट को कैसा क्लाइमेट और सॉइल चाहिए होते हैं? वीट जनरली एक C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है रबी सीजन का। C3 का मतलब होता है कि इसका फोटो रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी कम होती है। वीट की जो ग्रोथ होती है जनरली जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है जब लीव्स आ रही हैं, टिलर्स आ रहे होते हैं, उस टाइम पे जो क्लाइमेट है वो कूल और मॉइस्ट होना चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्टिव फेज़ आती है, यानी जब ग्रेन फॉर्मेशन होने लगता है, तब क्लाइमेट जो होता है वो वार्म और ड्राई होना चाहिए। सॉइल की बात करें तो वीट के कल्टीवेशन के लिए सैंडी लोम सॉइल बेस्ट होती है विद न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच में हम अराउंड 6 to 8.5 तक पीएच कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह का सॉइल क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है वीट की। सोइंग टाइम की बात करें तो हम पहले देख चुके हैं रबी सीजन क्रॉप है, तो ये सोइंग जो होती है विंटर में होती है। यानी नॉर्मल टाइम जो होता है वो होता है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। लेकिन अगर हम रेनफेड कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं तो हमें जल्दी ग्रो करना होता है, 1 महीना पहले ही, यानी सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। और अगर ज़्यादा ही लेट अगर सोइंग हो जाती है तो दिसंबर तक हम जा सकते हैं, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर। इसके बाद सीड रेट, स्पेसिंग और डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करते हैं। तो जो सीड रेट होता है वो वेरी करता है कि हम कौन से मेथड से सोइंग कर रहे हैं। अगर हम सोइंग कर रहे हैं इरिगेटेड कंडीशन में तो सीड रेट होता है 100 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अगर हमने वीट की सोइंग को लेट कर दिया या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सोइंग कर रहे हैं तो उसका सीड रेट को हमको इंक्रीज़ करना होता है। इसका सीड रेट होता है 125 kg पर हेक्टेयर। और डिबलिंग मेथड से करेंगे तो सीड रेट और कम हो जाता है, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। और एक मेथड होता है FIRB दैट इज़ नोन एज फरो इरिगेटेड रेज बेड मेथड।
इसमें जो सीड रेट होता है वो 75 kg पर हेक्टेयर हो जाता है। आप बात करते हैं स्पेसिंग की। जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है वीट में वो होती है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, और जो नॉर्मल और एवरेज डेप्थ ऑफ सोइंग होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं सोइंग मेथड से कि हम वीट को किन मेथड से सोइंग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड को हम सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल यूज़ करते हैं। इसमें फिगर में देख सकते हैं कि ये मशीन होती है और इसमें ही हम सीड्स को स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे ये मूव करेगा तो सीड्स भी आगे बिखरते रहते हैं नीचे। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम सिंपल स्प्रेडिंग सीड्स बाय हैंड। इसमें सीड रेट बहुत ज़्यादा होता है 125 kg पर हेक्टेयर। डिबलिंग मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें डिबलर का यूज़ करते हैं। जैसे फिगर में देखते हैं ये डिबलर है। डिबलर क्या करता है, सॉइल में होल्स बनाता रहता है और इन होल्स में हम क्या करते हैं, सीड को प्लेस करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिहाइंड द प्लो मेथड। इसमें भी अगेन दो मेथड होते हैं, कैरा मेथड, पोरा मेथड। कैरा जो है थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कंट्री प्लो होता है, जो देसी प्लो होता है उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम जैसे जैसे हम प्लोइंग कर रहे हैं पीछे से हम सीड्स को प्लेस करते रहते हैं, कैरा मेथड। बट पोरा मेथड भी सेम वही होता है, बट यहाँ पे हम कंट्री प्लो की जगह नॉर्मल जो ट्रैक्टर से अटैच्ड वाले प्लो होते हैं उनका यूज़ करते हैं, और उसी में हम सीड्स को, एक फनल अटैच्ड होता है जिसमें सीड्स को डालते हैं। सीड्स वहाँ पे जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा सीड्स वहाँ पे गिरते रहेंगे। दैट इज पोरा मेथड। इसके बाद फर्ब्स मेथड होता है, दैट इज़ नोन एज फरो इरिगेटेड रेस बेड मेथड। इस फिगर में देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक फरो क्रिएट करते हैं। फरो को क्रिएट करने के बाद हम एक रेस बेड तैयार कर लेते हैं, और उस एक रेस बेड के ऊपर हम सीड्स की सोइंग करते हैं, और उसमें जो सीड रेट हम यूज़ करते हैं 75 kg पर हेक्टेयर यूज़ कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। वीट को जनरली 6 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि वीट में जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं वो टोटल 6 होती हैं। तो सबसे पहला जो क्रिटिकल स्टेज है वो है CRI स्टेज। इसको हम बोलते हैं, CRI मतलब होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो क्राउन रूट्स होती हैं, क्राउन रूट्स बेसिकली क्या होती हैं, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द रूट्स एंड शूट्स। मतलब फिगर में देख सकते हैं कि ये रूट्स हैं, शूट्स हैं, इनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन क्रिएट होता है वहाँ पे क्राउन रूट्स डेवलप्ड होती हैं, और ये स्टेज आती है 21 डेज आफ्टर सोइंग। तो तब हमें इरिगेशन अप्लाई करना होता है। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, और ये स्टेज डेवलप करी है RL भारद्वाज ने। इसके बाद नेक्स्ट होती है टिलरिंग स्टेज, जिसमें टिलर्स ग्रो होते हैं। ये स्टेज आती है 40 to 45 डेज़ में। उसके बाद जॉइंटिंग स्टेज आती है 60 डेज़ में। जॉइंटिंग में क्या होता है कि जो टिलर्स ग्रो होते हैं इन्हीं के बीच में जॉइंट्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज जॉइंटिंग स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लावरिंग स्टेज, जिसको बूटिंग स्टेज भी बोलते हैं, जो कि 80 to 85 डेज़ बाद आती है। इसमें फ्लावर्स डेवलप होने लगते हैं, फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद आती है मिल्किंग स्टेज और डो स्टेज। मिल्किंग स्टेज जो होती है 100 to 105 डेज़ में आती है। मिल्किंग स्टेज में क्या होता है कि अगर हम वीट के ग्रेन्स को अगर हाथ से प्रेस करें तो उसमें से मिल्क लाइक प्रोडक्ट सिक्रीट होता है, दैट इज़ नोन एज मिल्किंग स्टेज। और इसके ही कुछ दिन बाद जो होती है डो स्टेज आ जाती है, जब मिल्क सिक्रीट बंद हो जाता है। तो ये टोटल 6 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं वीट की। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इरिगेशन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर किसी फार्मर के पास सिर्फ एक ही इरिगेशन फैसिलिटी होती है, सिंगल इरिगेशन होता है, तो उसको अप्लाई करना चाहिए CRI स्टेज में। और अगर 2 इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो इरिगेशन करना चाहिए CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज में। और अगर 3 इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं तो CRI स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज एंड मिल्किंग स्टेज, ये 3 स्टेजेस में इरिगेशन करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। In fertilizer application, first we see the ratio of NPK. Ratio is 120, ratio 60, ratio 40 kg per hectare अप्लाई करना होगा। अब इसको एप्लीकेशन कैसे करना है, अगर नॉर्मल कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे तो हाफ डोज नाइट्रोजन का अप्लाई करेंगे, साथ में फॉस्फोरस और पोटेशियम का फुल डोज को अप्लाई करेंगे एज अ बेसल डोज, और जो बचा हुआ हाफ डोज नाइट्रोजन है इसको हम अप्लाई करेंगे एज अ टॉप ड्रेसिंग ड्यूरिंग फर्स्ट इरिगेशन। ये होती है नॉर्मल कंडीशन की बात। अगर रेनफेड कंडीशन में हम वीट ग्रो करेंगे तो हमें NPK का पूरा
जो फुल डोज होता है उसको एक साथ ही सॉइल में अप्लाई करना होगा बिफोर सोइंग। और यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन है एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर एक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वीड मैनेजमेंट। बेसिकली जो वीट क्रॉप होती है उसमें जो क्रिटिकल पीरियड होता है वीट की ग्रोथ का वो आता है 30 to 40 डेज आफ्टर सोइंग। मीन्स इतने दिन बाद जो होती है वो क्रिटिकल वीट पीरियड आ जाता है, और इस टाइम अगर हमने वीट को कंट्रोल नहीं करा तो हमारी जो मेन क्रॉप होती है वो बहुत ज़्यादा, उसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो वीट क्रॉप है उसमें कौन कौन से वीड्स लगते हैं। पहले लगता है ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। ऑब्जेक्शनेबल वीड्स कौन होते हैं? दीज आर दोज वीड्स हु सीड्स आर रिजेंबल और सिमिलर टू द मेन क्रॉप। मतलब ये वो वीड्स होते हैं जिनके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो एकदम एग्जैक्ट मेन क्रॉप की तरह ही दिखते हैं। सपोज़ अगर आपने वीट को ग्रो करा है और उसकी हार्वेस्टिंग कर ली तो जैसा गेहूं का बीज होता है वैसे ही ऑब्जेक्शनेबल वीड्स के जो बीज होते हैं वो दिखेंगे। तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा हमारा मेन क्रॉप का सीड है और कौन सा वीट सीड है। और जो गेहूं के केस में जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो है कॉन्वनवुलस आर्वेंसिस। इस फिगर में हम देख सकते हैं। इसको कॉमनली फील्ड बाइंड वीड और हिरन खुरी भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट वीड्स जो होते हैं ये वीड्स होते हैं इनकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होती, और वीड में जो इकोनॉमिक एब्सोल्यूट वीड है वो है चिनोपोडियम अल्बम, जिसको कॉमनली बथुआ भी बोलते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिमिक्री वीड्स। तो वीट में दो मिमिक्री वीड होते हैं, फिलारिस माइनर एंड एविना फेटुआ। ये है फिलारिस माइनर और ये है एविना फेटुआ। मिमिक्री वीड्स कौन होते हैं? दीज आर दोज वीड्स विच आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू द मेन क्रॉप। मतलब ये दिखने में एकदम एग्जैक्ट हमारे मेन क्रॉप यानी वीट की तरह दिखते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑब्जेक्शनेबल वीड्स में क्या था कि उनके सीड्स सिमिलर होंगे, लेकिन मिमिक्री वीड्स में उनकी मार्फोलॉजी जो होगी दिखने में एकदम एग्जैक्ट मेन क्रॉप की तरह होंगी। अब जो फिलारिस माइनर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीड है वीट क्रॉप का। फिलारिस माइनर को कॉमनली कैनरी ग्रास बोलते हैं और उसके जो लोकल नेम है वो है गेहूं का मामा और गुली डंडा, और ये बहुत कॉमन वीड है वीट क्रॉप का। अर्लियर टाइम में क्या होता था कि फ्लैरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड है आइसोप्रोटुरॉन। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा था कि फ्लैरिस माइनर में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, तो वो आइसोप्रोटुरॉन अप्लाई करने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो हर्बिसाइड अब अप्लाई करते हैं आज की डेट में, हम अप्लाई करते हैं सल्फोसल्फुरॉन एंड मेटासल्फुरॉन मिथाइल। सल्फोसल्फुरॉन का 20 ग्राम एआई पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं और मेटासल्फुरॉन का 4 ग्राम एआई पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं। और ये हम कब अप्लाई करते हैं? ये अप्लाई करते हैं हम 1 महीने के बाद, यानी 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग। और इसके अलावा जो ब्रॉडली वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम अप्लाई करते हैं 2,4-D हर्बिसाइड। इसको अप्लाई करते हैं 500 ग्राम एआई पर हेक्टेयर। ये भी सेम टाइम है, इसका भी 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग। इसके बाद ये तो वीड्स को वैसे मैनेज करने के तरीके हो गए। इसके अलावा अगर हम गेहूं को मस्टर्ड और ग्राम यानी चने के साथ इंटरक्रॉप करें, इसकी क्रॉपिंग सिस्टम को रखें, तो वीड्स को कंट्रोल करने में तब भी हेल्प मिलती है। तो ये इसके एक तरह का नेचुरल मेथड हो गया, एक तरह का कल्चरल मेथड है वीट को कंट्रोल करने का, कि इंटरक्रॉपिंग करना मस्टर्ड और ग्राम के साथ।